कंटिन्यू करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूं। रिजोल्यूशन कहने का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना। कंपोनेंट कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में हम उसको ब्रेक कर रहे होंगे। तो देखो कैसे हम ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर गिवन है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। जैसे ये एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में है, और ये बोल रहा है इसमें कि ये एक्स एक्सिस है और इधर वाला वाई एक्सिस है, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एक वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, इसका हम दो कंपोनेंट अगर करना चाहें तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के डायरेक्शन के पास आएगा। तो ए वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसका कहने का मतलब समझो, हम जो रिजोल्यूशन का बात कर रहे हैं ये अभी 2D में बात कर रहे हैं। 2D कहने का मतलब दो डायमेंशन का बात कर रहे हैं। उसमें दो डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डायमेंशन कहने का मतलब डायरेक्शंस जो पर्टिकुलर, जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात करते हैं, तो वैसा कुछ है यहाँ पे। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसा कुछ हमारे पास है। तो यहाँ पे देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप मतलब एक्स एक्सिस में कुछ होगा और दूसरा कुछ वाई एक्सिस में होगा। ये कंपोनेंट थीटा है। तो एक तो ये फॉर्म हमें लिखना आना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम कि यहां से अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां पे आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड, लेट से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? स्मॉल ए गिवन है। मतलब ये अगर ए है तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा, और ये वाला क्या होगा? ए कॉस थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है कि ए का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। तो इस वेक्टर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये थीटा के टर्म में था और वो एक्स और वाई के टर्म में। तो ऐसे करके भी हम किसी वेक्टर को लिख सकते हैं। ये तो हो गया कि वेक्टर गिवन है और उस वेक्टर का जो हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं वो। अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर वेक्टर दिया गया और एंगल थीटा दिया रहेगा तो हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा वो लिख देंगे, और दूसरा मैग्नीट्यूड को हम यहां से जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लिख रहे होंगे, ए कॉस थीटा और दूसरा ए साइन थीटा। याद रखना यहां पे जो मैं क्वेश्चन में एग्जांपल ले रहा हूं उसमें थीटा ये वाला एंगल है। अब ये तो कंप्लीट हो गया। अगर मान लो इफ हमारे पास वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन होंगे, मतलब ये गिवन है कि एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट सर्टेन ए एक्स गिवन है, इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन। अगर मान लो ए एक्स और ए वाई गिवन है हमारे पास, और हमें बोल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग हमें वेक्टर बनाना है, कंपोनेंट से वेक्टर पे पहुंचना है। अभी हम क्या सीख रहे थे? एक वेक्टर गिवन था, उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किए, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किए कि अलग अलग एक्सिस में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बताया। अब मान लो अगर अलग अलग एक्सिस में मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम वहां से वेक्टर पे कैसे पहुंचेंगे? तो इसको ऐसे समझो कि हमारे पास ये दिया गया था ए कॉस थीटा और ये वाला दिया गया था ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाला क्या दिया गया है? ए कॉस थीटा, और ऊपर से जो है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है ए साइन थीटा। यहां से दिया गया है ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट दिया गया है ए साइन थीटा, और मतलब ए एक्स और ए वाई दिया गया। दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। अगर ये दिया गया है और हमें वेक्टर पे पहुंचना है तो वेक्टर पे पहुंचने के लिए देखो क्या बताऊं, इन दोनों को अगर मैं वेक्टर मानूं तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं? और 90 डिग्री पे याद करो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री होते, cos 90 जीरो हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो उसको अगर मैं लिखता हूं तो हमें पता है कि अगर मान लो कोई वेक्टर हमें निकालना है, जैसे देखो लिखा हुआ है क्या है? इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर। हमें ए वेक्टर पता करना है। तो बताओ एक वेक्टर के पास दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा?
रिजल्टेंट के फॉर्मूले से। लेकिन उसमें देखो क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? जैसे हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, वो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकल गया, मतलब इस दोनों वेक्टर का कहीं ना कहीं टेल मिल रहा है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट ये होगा ए वेक्टर। अब बताओ ये एंगल हमें निकालना है थीटा। ये अगर मान लो हमें ये एंगल मान लो अभी के समय फाई, ये एंगल मान लो कुछ भी है, वेक्टर के बीच का एंगल होता क्या है बेसिकली अल्फा, तो मैं ये इसको बोल दे रहा हूं अल्फा है। तो अगर मुझे टेन अल्फा निकालना होगा तो टेन अल्फा मैं कैसे निकालूंगा बताओ? टेन अल्फा कैसे निकलेगा? यहाँ पे ए साइन थीटा को मैं इधर रख दूं, जैसे ये ए साइन थीटा है और ये ए कॉस थीटा। वैसे तो अगर मैं टेन अल्फा लिखना चाहूंगा तो टेन अल्फा क्या लिखूंगा यहाँ से ए, हाँ बताओ, ए वाई बाई ए एक्स। तो ए वाई बाई ए एक्स अगर मैं सही से लिखूं इसको तो क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा इक्वल्स टू, देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, ए वाई बाई, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है सीधा, टेन अल्फा इक्वल्स टू ए वाई बाई एक्स, और मैग्नीट्यूड यहां से आएगा। तो हमें जो वेक्टर निकालना था उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा और डायरेक्शन टेन अल्फा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स से निकलेगा। ए वाई अपॉन ए एक्स याद रखना अच्छे से, ए वाई इज दिस एंड ए एक्स इज दिस। दूसरा अगर मैं इसको यूज कर लूं, इस दोनों को, इस दोनों अगर मैं यूज करूंगा तो देखो क्या होगा, टेन, इस दोनों को यूज करके यहां पे बता रहा हूं मैं कि अगर मैं ऊपर वाला दोनों को यूज कर लूं तो क्या आने वाला है। अगर मान लो मैं ये यूज करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, रूट अंडर ए एक्स का वैल्यू क्या है देखो, ए कॉस थीटा उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए वाई का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, कॉमन ले लूंगा तो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया, ए। अब बात करते हैं यहां पे थीटा का। थीटा अगर मैं निकालूं मान लो तो टेन अल्फा लिख रहा हूं यहां पे। टेन अल्फा होता क्या है, टेन अल्फा होता है ए वाई अपॉन ए एक्स। तो मैं ए वाई का वैल्यू पुट कर दूं, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। तो ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा के इक्वल। तो ये टेन अल्फा, मतलब टेन से टेन कट के अल्फा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, समझो एक वेक्टर था जिसको हमने स्टार्टिंग में ब्रेक किया था कंपोनेंट में, वो आया था ए कॉस थीटा। हाँ बोलो सर, एक बार दोबारा समझा दो सर। क्या चीज दोबारा समझाना है? सर वही सर जो आप समझो, पहले जो बोल रहा हूं उसको सुनो। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर जिसको हम दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, एक तो ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। ओके सर। ठीक है, वो तो काम हो गया। अब मान लो हमने उसको ब्रेक करके ये फॉर्म में लिख दिया था, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अगर मान लो क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये दोनों गिवन है, इफ ए एक्स एंड ए वाई आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा और टेन अल्फा इससे निकलेगा। ठीक, अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं एक तरीके से। हमने क्या लिया था, एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, स्मॉल ए। तो देखो उसको हम सॉल्व किए तो ए आ गया स्मॉल ए, और अल्फा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि याद करो जो वेक्टर हमने लिया था उनके बीच में एंगल क्या था, वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल कितना था, थीटा था। तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल। ये अगर अभी समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। वो क्वेश्चन हम, एक तो ये फॉर्मूला है अगर हमें कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करना होगा तो, और दूसरा कंपोनेंट से वेक्टर पे जाने का ये तरीका है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा एंगल एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है वो। इसको नोट करें सभी, कोई क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। चैट में कोई कुछ भी ना लिखे।
ये वाला तो नोट हो गया होगा, ये वाला। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। If a vector equals to 5 unit and a vector is making angle 37 degree with x axis। क्या क्या बोल रहा हूं देखो, एक वेक्टर है a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और वो a वेक्टर x एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और एक वेक्टर है जो 5 यूनिट का है, इसका लेंथ कितना है 5 यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, और ये कितने एंगल पे है 37 डिग्री पे। ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ अ वेक्टर 5 यूनिट, वेक्टर a इक्वल्स टू 5 यूनिट, ऐसे लिख लो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू 5 यूनिट एंड वेक्टर a इज मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद x एक्सिस, फाइंड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। फाइंड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इफ a वेक्टर इक्वल्स टू 5 यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड दिया गया है 5 यूनिट एंड a वेक्टर इज मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद x एक्सिस। हमने ये फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर या फिर राइट कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो हमें पता है कि कंपोनेंट ऑफ फॉर्म ऑफ वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ax i कैप प्लस ay j कैप है। क्या होता है कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का तरीका, एक वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये 5 यूनिट है तो सभी लोग इस तरीके को एकदम अच्छे से समझ लें। अगर ये 5 है तो इसका एक कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा 5 cos 37, 5 cos 37 और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा 5 sin आएगा 5 sin 37 sin 37। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a वेक्टर इक्वल्स टू 5 cos 37 i कैप प्लस 5 sin j कैप, ये लिख सकता हूं। इसको चाहो तो तुम ओपन कर सकते हो। cos 37 का वैल्यू कितना होगा बताओ, cos 37 ना, हाँ कितना होगा सर 4/5, सर 4/5 4/5। आई कैप होगा साथ में, और सर साइन का, साइन के समय 3/5 3/5। 3/5 जे कैप होगा 5 से 5 कट जाएगा, यहां भी 5 से 5 कट जाएगा। ए वेक्टर कितना आ गया देखो, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं 4i कैप 4i कैप और 3 प्लस 3j कैप। ये आ गया हमारा आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना था, सर। सभी लोग कॉपी में लिख लें, कॉपी में लिख लें सभी कोई। तो सर आपने कल भी बता दिया था। आई कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर जेड एक्सिस तो 3D
हाँ तो अब हम 3D भी पढ़ेंगे, अभी तक हम 2D पढ़ रहे थे, अब थोड़ी देर में हम 3D भी पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो उस समय के कैप यूज करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। पहले ये समझो, एक्स एक्सिस कहने का मतलब दो चीज होता है। देखो एक्स वाई एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, एक्स और ये वाई, ठीक है, ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स, इसको पॉजिटिव वाई इसको नेगेटिव वाई बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो अगर ओरिजिन से राइट साइड में होगा तो उसको हम लिखेंगे प्लस आई कैप, इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस आई कैप। ओरिजिन से राइट साइड में होगा तो क्या लिख रहे होंगे, प्लस आई कैप। अगर ओरिजिन से लेफ्ट में होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप। इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां पे क्या, अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में होगा तो हमें माइनस आई कैप लिखना होगा। माइनस क्या दिखा रहा होगा, नेगेटिव को, क्योंकि आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस कहने का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप होगा इधर। अगर ऊपर होगा प्लस जे कैप तो ये क्या होगा, माइनस जे कैप होगा कि नहीं बताओ। यस सर। अगर ऊपर प्लस जे कैप होगा तो नीचे क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। यस सर। चलो इसको नोट करके लिख लो, सर लिख लिया। सभी लोग लिख ले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर अच्छा, अब हम जेड एक्सिस के बारे में भी समझेंगे। जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है। देखो जेड एक्सिस कहने का मतलब क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस चीज का यूज कर रहा हूं। समझो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, फिर हम जेड एक्सिस को समझेंगे। मान लो ये हमारा प्लेन है, ये ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव वाला और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहले सुन लो फिर बोलना। ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाला। अब जेड एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस। ये याद रखना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्स और ये वाई, देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये जेड एक्सिस, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, देखो तीनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है और वाई एक्सिस ये वाला लाइन है और जेड एक्सिस ये वाला है। तो ये जो जेड आता है, जो तुम्हारे तरफ जा रहा है, इस प्लेन से तुम्हारे तरफ, वो पॉजिटिव होगा, और इस प्लेन से जो पीछे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये वाला जेड एक्सिस होगा, ये वाला। या फिर यहां समझो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो ये जेड होगा, और अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस जेड तो होगा। सर इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? ड्रॉ नहीं कर पाते हम, ड्रॉ करने के लिए ये बोला जाता है ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां से हम ऐसा कुछ ड्रॉ तो कर देते हैं फिगर में, लेकिन इसका मतलब आगे। ठीक है, 3D को हम 2D में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम ये लाइन लेंगे, और आपस में सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, इस जेड एक्सिस का मतलब ये है ऐसे। ठीक है, आउटवर्ड को हम ये भी याद रखना है, आउटवर्ड को हम डॉट से डिनोट करते हैं और इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं। इसका मतलब समझो, ये प्लेन है, प्लेन से बाहर आता हुआ क्या दिखेगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम किससे डिनोट करेंगे, डॉट से। सर्कल, सर्कल के अंदर डॉट होगा। इनवर्ड कहने का मतलब है सर्कल, सर्कल के अंदर क्रॉस। ये लिखने का तरीका है। एक तो हम जेड एक्सिस को कैसे कैसे लिखते हैं, प्लस के कैप और साथ में माइनस के कैप। प्लस के कैप काहे के लिए, आउटवर्ड के लिए, माइनस के कैप किसके लिए, इनवर्ड के लिए। ठीक है, जो अंदर जा रहा होगा माइनस के कैप, और प्लस के कैप मतलब बाहर। फिजिक्स में ये भी यूज होता है, आउटवर्ड का मतलब बाहर, जिसको हम गोला के अंदर डॉट बनाते हैं, और इनवर्ड का मतलब गोला, गोला के अंदर क्रॉस। ठीक है, क्रॉस को कैसे याद कर सकते हो, तो देखोगे ट्रेन के लास्ट वाले बॉगी वगैरह में एक्स लिखा रहता है, वहां से याद रख सकते हो। इनवर्ड का मतलब सर्कल, सर्कल के अंदर क्रॉस। सर आउटवर्ड मतलब पॉजिटिव। हाँ, और इनवर्ड का मतलब नेगेटिव। ओके सर। नोट कर लो सभी को। सर ये के लिखा है या आर? के
प्लस के कैप माइनस के कैप, आर कहाँ दिख गया? सर वो ब्लड दिख रहा है ना सर? ब्लड दिख रहा है। किसी और को ब्लड दिख रहा है? सर मेरे को भी। नो सर। रिज्वाइन करो। सर अब सही आ रहा है। हो गया, ये लिख लिए सभी कोई? अब देखो, रिप्लाई तो कर दे। यस सर। भाई डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। शांत हो जाओ, जो भी बोल रहे हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूँ, वीडियो रिकॉर्ड होते रहता है, इसलिए कुछ भी मत बोला करो। देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं ये करा दे रहा हूं, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 12 वाई कैप प्लस 13 जे कैप। ठीक है, ए वेक्टर कितना दिया गया? 12 वाई कैप प्लस 13 जे कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड अल्फा। हमें क्या निकालना है? कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, हमें उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है, मैग्नीट्यूड और एंगल बताना है। ओके सर। सर रूट 313। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालते हैं? रूट अंडर सर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? अभी तो बताया था, रूट अंडर मैग्नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लो इसको अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 12 वाई कैप ओके सर, ओके सर, ओके सर। और ये 13, और वहां से आ जाएगा। और दूसरा tan अल्फा कैसे निकलेगा? ए वाई अपॉन ए एक्स। ए वाई कितना है? 13 और ए एक्स कितना है? 12। तो tan अल्फा आ गया 13/12। अब ये हमें पता नहीं है 13/12 क्या होगा, तो बस यहीं तक रहने देंगे। tan अल्फा कहने का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे एक्स एक्सिस से एंगल। ठीक है, ये याद रखना है, ये ए एक्स होता है और ये ए वाई होता है। इस चीज को भूलना मत कभी, जे के साथ ए वाई, आई के साथ ए एक्स होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको अच्छे से याद रखना, बार बार फिजिक्स में यूज होता है। अभी तो कर लोगे, बाद में नहीं कर पाओगे। कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको नोट कर लें सभी कोई। इसके बाद देखो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D। अब 3D का बात करेंगे, तो 3D के लिए कुछ फॉर्मूले हमें याद रखना है। 3D कहने का मतलब क्या है? मान लो एक वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सिस प्लेन में हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा यहां पे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तो पहले समझो, एक्स वाई जेड को मैं इससे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जो हम फिंगर्स है इनको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लो सभी कोई। ये वाला हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस और ये सामने वाला जेड एक्सिस है। और कोई वेक्टर ऐसा रखा हुआ है, तीनों प्लेन में है, तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। अगर मान लो कोई वेक्टर है जो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, इसके साथ अल्फा बना रहा है, इस वाले के साथ बीटा बना रहा है, और ये तो ये क्या है? जेड एक्सिस है, ये ऐसा कुछ जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना है? गामा। पहले बताओ सभी को, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये एक वेक्टर है, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों में रखा हुआ है, जो फिगर में ऐसे ही बनता है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस और ये जेड है, तो यहां पे कहीं पे है वेक्टर ऐसा कुछ। तो ये जो वेक्टर होगा वो तीनों के साथ एंगल बनाएगा कि नहीं?
ये वेक्टर तीनों के साथ एंगल बनाएगा, और वो जो एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ये वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है गामा। तो इस वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, देखो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, ये लिख सकते हैं। एक वेक्टर अगर तीनों एक्सिस में दिया रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं 3D, और 3D में किसी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो एंगल बनाता है वो अल्फा, ये जो एंगल बनाता है वो बीटा, और ये जो एंगल बनाता है वो गामा। अब थोड़ा सा ना इसका एक्सप्लेनेशन क्लास 12th के मैथ्स में दिया जाएगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया जाएगा, क्लास 12th के मैथ्स में। और वो ये याद रखना है, कॉस अल्फा पूछा जाता है, दूसरा कॉस बीटा, और तीसरा कॉस गामा। इन तीनों का नाम होता है डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस, कोसाइंस कहने का मतलब कॉस वाला एंगल, इसलिए कोसाइन। कोसाइंस तुम लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा, कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस का मतलब ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम होता है कॉस अल्फा, ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा, ए वेक्टर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है गामा। तो कॉस अल्फा का जो हम वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं ए एक्स अपॉन में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना है तुम लोग को बस। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा किसके साथ एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या लिखेंगे ए एक्स और रूट अंडर मैग्नीट्यूड पूरा, ये क्या है पूरा, अंदर में क्या है देखो, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है कि नहीं। दो, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दो कंपोनेंट रहता था तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखते थे। अगर तीनों कंपोनेंट होगा तो उसी तरीके से लिखा जाता है, ए जेड स्क्वायर भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया रहेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिख रहे हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहां पे तीन फॉर्मूला पूछा जाता है, कॉस अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा किसके साथ एंगल है वाई एक्सिस, और गामा किसके साथ है जेड एक्सिस। तो कॉस अल्फा में क्या आएगा, ऊपर ए एक्स और नीचे मैग्नीट्यूड, इस नीचे तुम ये भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इसके जगह पे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, क्या होगा, ए वाई अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई का, ए वाई का कंपोनेंट ये ए वाई है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ऐसे कॉस गामा भी लिख सकते हैं हम, यहां पे देखो कॉस गामा लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ए जेड अपॉन में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये लिख रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अल्फा बीटा गामा कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए जेड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड वेक्टर, ठीक है, ये लिखते हैं। अब क्यों ये बता रहा हूं समझो, पहले थोड़ा सा फिर से पुराना चीज देखो। अगर वेक्टर दो ही एक्सिस में होता था, अगर तुम अल्फा निकाल लिए, समझो पहले सर हाँ सर ये इधर सर cos अल्फा में तो सर आपने ए एक्स अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड लिखा सर, इन दोनों में सर ए वाई का मैग्नीट्यूड और नहीं ये ए है, ये ए वेक्टर है और ये नीचे भी ए वेक्टर है, वो लिखने का है ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसे ये था, ठीक है। अब देखो अगर मान लो दो कंपोनेंट होता है तो सिर्फ हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, अगर कोई पूछे ए वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 माइनस अल्फा बनाएगा कि नहीं बताओ। अगर तुम्हें ये एंगल पता है तो तुम ये बता सकते हो ना 90 माइनस अल्फा करेंगे तो, ठीक है। अगर इसमें कोई पूछे तो हम ये फॉर्मूला से बता सकते हैं, कॉस अल्फा से बता सकते हैं अल्फा, कॉस बीटा से बीटा, और कॉस गामा से गामा बता सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है डायरेक्शनल कोसाइंस। इसको कॉपी में नोट कर लो सभी को।
यस सर कर लिया। सभी लोग कर लें। अब देखो एक चीज बताओ, जो लोग कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा जो मैं पूछ रहा हूं ये बताएंगे सभी कोई। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या आएगा बताओ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? सर क्या? जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके इक्वल आएगा? सर ax अपॉन में a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉपी में सॉल्व करके बताओ, आंसर बताओ। सर इसमें यूनिट भी दे रखी है? नहीं नहीं, सिर्फ वैल्यू बताना है। यहां से इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो, इन तीनों को। अच्छा स्क्वायर भी करना है। सर a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z अपॉन में a वेक्टर का स्क्वायर, तो उससे क्या आएगा? सर उससे a वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा और सोचो, बीच वाले फॉर्मूले को ऐड स्क्वायर करके ऐड करो, जो रूट वाला दिया गया है उसको स्क्वायर करके ऐड करो। कितना आएगा आंसर? 1। ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे इसके जगह? ax स्क्वायर अपॉन में इसका रूट हट जाएगा। क्या नीचे लिखा हुआ है? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे तो a स्क्वायर y और नीचे से रूट हट गया। कॉस स्क्वायर गामा करेंगे तो a स्क्वायर z अपॉन में ये। अब नीचे देखो सबका सेम है, मतलब एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और वही चीज नीचे भी लिखा हुआ है, तो दोनों कट के कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं बताओ? किसी को डाउट इसमें? नो सर। इसको कर लेना सभी लोग, खुद से कॉपी में सॉल्व करना। ax स्क्वायर अगर मैं यहां पे करके बताऊं तो यहां पे स्क्वायर होगा अगर कॉस स्क्वायर अल्फा है, और ये रूट हट जाएगा। यहां भी वही होगा, यहां भी वही होगा, a स्क्वायर जेड, और यहां से ये हट जाएगा। तो ये ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और नीचे भी सेम कट के बनाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर बताओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा? जिनके तरफ से आवाज आ रहा है माइक को म्यूट कर लें। अभी मैं अपना निकालूंगा। क्या होगा आंसर इसका? सर 2। वेरी गुड। कैसे होगा? कैसे होगा इसका आंसर 2? बोलो कैसे होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। हाँ बिल्कुल सही। साइन स्क्वायर। देखो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3, और माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अगर इसको लिखोगे सही से तो क्या लिखा हुआ है? ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये किसके इक्वल होगा? 3 माइनस ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, तो 3 माइनस 1 आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2। इसको लिख लो। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा,
चाहे अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, ऑलवेज बोथ, ये भी और ये भी, दोनों का आंसर फिक्स है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के इक्वल, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां से, इसके बाद अब हमारे पास हमने सीख लिया किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर दो एक्सिस होगा तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखेंगे। अगर तीनों एक्सिस होगा तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख सकते हैं। अब इसी से आगे हम बात करते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये अगर सर cos स्क्वायर अल्फा वाली पूरी इक्वेशन और sin स्क्वायर अल्फा वाली पूरी इक्वेशन प्लस कर दे तो सर क्या होगा उससे? सर 1 equals to 3 प्रूफ हो जाएगा। 1 equals to 3 प्रूफ नहीं होगा, कोशिश करके देख लेना। 1 equals to 3 प्रूफ नहीं होगा। एक तो ये बेकार सा क्वेश्चन है जो तुम बोल रहे हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, अब वैसे ही मैं मान लो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा अगर मैं करूंगा तो ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल है ना। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होगा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा, ये भी 1 होगा, और 1 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, 3। तो 3 के इक्वल 3 नहीं आएगा, कहां से 1 इक्वल टू 3 आ गया। ओके सर। तुम गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूं, मैथ्स गलत नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। एलएचएस आरएचएस के इक्वल ही आएगा। ए वेक्टर को हम लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। हमने क्या क्या सीखा है देखो, कंपोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यही हमने सीखा है कि मान लेते हैं मैक्सिमम अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक हो रहा होगा तो कितने एक्सिस में जा सकता है, या तो 2 या फिर 3। तो हम मैक्सिमम मान के चलेंगे तीनों में, एक में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी। अगर हम जनरल लिखना चाहेंगे, जनरली ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और बी वेक्टर को लिख सकते हैं, अगर मान लो कोई वेक्टर बी है तो क्या लिख सकते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख सकते हैं। ये है हमारे पास, किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसी का नाम होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट का ही होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट फॉर्म, रिजोल्यूशन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। और क्या क्या पढ़े, अगर मान लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोला जाए तो मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। ये हो गया। कोई भी वेक्टर सी होगा तो सी एक्स सी वाई सी जेड, मतलब हमें बस ये ध्यान रखना है कोफिशिएंट क्या है, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कैसे सॉल्व है। ये तो कॉपी में लिख लो सभी कोई कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। कृष्णा माइक म्यूट करके रखा करो, तो तुम जब पूछना हो तब अनम्यूट करना। ये हो गया हमारा कंपोनेंट फॉर्म का हर एक नॉलेज मैं यहां पे बता चुका हूं, AX कैसे कैसे लिखना है। अब देखो, अगर मान लो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक क्या है समझो, किसी भी वेक्टर को हमारे पास 2 तरीका है लिखने का। एक तो मैं लिख सकता हूं, मान लो ए वेक्टर को, एक तो तरीका ये है कंपोनेंट फॉर्म, इसका नाम क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म। और एक जनरल तरीका होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, देखो कोई वेक्टर है तो ए वेक्टर लिख सकता हूं मैं समथिंग मैग्नीट्यूड 2 मीटर इन सम डायरेक्शन। मान लो कुछ यूनिट है और साथ में कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, या फिर डायरेक्शन की जगह दिया गया है एंगल विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ एनी एक्सिस, ये दिया रहता है क्वेश्चन में, ये चीज हम रखते हैं। तो जैसे मान लो कोई वेक्टर है
वो अगर इस फॉर्म में दिया गया 2 मीटर इन एनी डायरेक्शन या फिर एंगल विद एनी एक्सिस, सम की जगह क्या लिख लो, इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन दिया रहे या फिर एंगल विथ एनी एक्सिस दिया रहे। इट मींस क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड और साथ में एंगल थीटा गिवन होगा। तो अगर ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो भी ऐसे दिया गया होगा, तो हम उनके बीच में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब हमें ऐड करना होगा तो। और दूसरा सब्सट्रैक्शन के समय वही फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आता है, प्लस की जगह माइनस करते हैं, कहां पे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा करते हैं अगर हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो। अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज करते हैं। ये तो पुराना बात था मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब नया बात आता है कि अगर मान लो हमारे पास वेक्टर इज इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में, और उनको हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम क्या सीखेंगे, किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। तो देखो इसका मतलब टॉपिक है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें सीखना है। लेट्स से मैं एडिशन का अगर मैं बात करूं तो एडिशन का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का अगर मैं बात करूंगा तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा बताओ, ए वेक्टर में माइनस करना है किसको, बी वेक्टर। ऐसा कुछ हो सकता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी हम कर सकते हैं। तो एडिशन का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो देखो ऐसे समझो कि मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 2 मीटर है इस डायरेक्शन में और 3 मीटर भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है दोनों के बीच में, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 3 + 2 5 होता है कि नहीं। देखो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। जीरो के समय में वेक्टर को जब हम ऐड करते थे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता था क्योंकि दोनों सेम एक्सिस में। तो उसी तरह आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी एक्स आई कैप। क्या लिख रहे होंगे, ax प्लस बी एक्स आई कैप। आई कैप में आई कैप वाले दोनों वेक्टर के कंपोनेंट को देखो ax और bx को ऐड कर देंगे, कब, जब हम आई कैप के साथ लिख रहे होंगे। और साथ में क्या लिखेंगे, ay प्लस बी वाई जे कैप प्लस az प्लस बीजेड, az प्लस बीजेड के कैप। ये हो गया। क्या क्या करना है सीखो, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना है, दोनों वेक्टर के आई कैप को एक साथ ऐड करो, जे कैप को एक साथ ऐड करो, जेड के कैप को एक साथ ऐड करो। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, ए में से बी को घटाना है, तो क्या लिखेंगे, ax माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ay माइनस बी वाई जे कैप प्लस az माइनस बी जेड के कैप। ये लिख रहे होंगे। सब्ट्रैक्ट करना है ना, माइनस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर b माइनस ए होता तो bx माइनस ax करते, by माइनस ay करते। ये है थोड़ा सा बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनको नोट कर ले सभी कोई। तो याद रखना है जब भी हमें कंपोनेंट फॉर्म आई कैप जे कैप और के कैप कुछ भी मिले और वेक्टर को ऐड करना है तो आई कैप को आई कैप के साथ ऐड कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ, सी कैप के कैप को के कैप के साथ ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट में भी सेम प्रोसीजर होगा। लेट्स देखो एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं, एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लो हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है, क्वेश्चन है ये 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और बी वेक्टर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया गया है। और हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। आंसर बताओ सभी कोई क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर क्या होगा, सभी कोई बताएं। बोलो भाई, आंसर बोलो। हाँ, अंत में क्या होगा, 4 - 3 1,
ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 + 3 i कैप प्लस 4 + 2 j कैप प्लस -3 + 4 k कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 i कैप प्लस 6 j कैप, 4 + 3 4 - 3 कितना हो गया 1 k कैप। ये हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन में पूछा गया है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्वेश्चन में पूछा गया है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, बताओ। -1 i कैप प्लस 2 j कैप -7 k कैप। -i कैप प्लस 2 j कैप -7 k कैप। किसी को कोई कष्ट इसमें? कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, बस ध्यान से किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये ध्यान रखना है। अच्छा मान लो सभी लोग ये ध्यान देंगे, ये जो आया था ये क्या आया था, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये वाला, ठीक है ना, और ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ये जो वेक्टर को हम ऐड किए हैं ये भी तो एक वेक्टर ही आया है ना, ये दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड किया हूं तो ये भी एक वेक्टर ही आया है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में पूछे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने के लिए, क्या होगा आंसर? इन दोनों का आंसर सभी लोग बताएं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर बता रहे हैं। ऐसे ही बताओ, बिना एडिशन किए बताओ, रूट अंडर क्या होगा बोलो। यस सर। सर बोलो बोलो सर √62। कैसे √62? 5 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं, सर ये रूट सर a वेक्टर की रूट, ये लिखेंगे कि नहीं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मतलब तो c वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो बताना है हमें a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर निकल गया है मतलब ये कुछ भी है, ये भी तो एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो c है, ये c वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो यही निकलता है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना होगा 25 प्लस 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 36 कितना होगा 62। सर 3√6 होगा अगले का। इसका कैसे निकलेगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर में ये यूज करेंगे रूट अंडर। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, -1 i कैप लिखा हुआ है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, कोई बीच में गलती मत करना। 3√6। क्या आ जाएगा यहां से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 50 54, 54। सर 3√6। 3√6 बिल्कुल सही है। तो क्या बताओ इसमें कोई दिक्कत है अभी? नो सर। अब मान लो इसमें ही मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगर मान लो फाइंड 2a वेक्टर, 2a वेक्टर निकालना है, फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है ये, 2a वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, इस वेक्टर में हर एक कंपोनेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 2 क्या है यहाँ पे, स्केलर है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा बोलो, 4 i कैप होगा कि नहीं, 2 × 2 4 i कैप 4 i कैप प्लस 8 j कैप माइनस j कैप प्लस माइनस 3 × 2 -6 k कैप। क्या कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई डाउट किसी को भी? नो सर। अब अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, सर ये सारे इसी से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ हाँ सारा एक ही है, -3b वेक्टर का आंसर बताओ। सर -3b वेक्टर का हम्म, सर बता रहे हैं सर -9 i कैप -9 i कैप, सॉरी -6 j कैप ठीक है -12 k कैप। ठीक है,
समझ में आ गया सभी को? वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर से कैसे करेंगे, जो भी नंबर है सब में मल्टीप्लाई कर दो। अगर बताओ ये क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर का, इसका आंसर क्या होगा? माइनस 3b वेक्टर का सर बता रहे सर -5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 18k कैप। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया गया था 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब यहां पे 2a वेक्टर निकल चुका है और माइनस 3b वेक्टर निकल दिया और माइनस 3b वेक्टर भी पहले से तो क्या करेंगे, 4 माइनस 9 कितना होगा? प्लस कर देंगे -5। 8 माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस 6 माइनस 12 के कैप। आंसर क्या आएगा? माइनस 5i कैप 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 18 के कैप। माइनस 18k कैप। अगर मान लो कोई ये पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? सर ये तो अच्छा मैग्नीट्यूड ओके सर बता। 25,000 वाट और 29,000 मीटर हो गए। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर √353। ठीक है, सर 353 √353 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आज का टॉपिक सभी को समझ में आया? यस सर। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ी देर में शाम तक एक दो क्वेश्चन इस पे भेज दूंगा। एक क्वेश्चन का ऐसे ही 5-6 पार्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।